Hello everyone, welcome to the first class of the electromagnetic theory. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी यानी EMT हमारा IIT जैम और CUT के सिलेबस में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आज इसकी पहली क्लास है और पहली क्लास से हम लोग बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे और बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे और सारी चीजें विजुअलाइज करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम EMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMT। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है हमारा कुछ पार्ट्स में बाइफरकेट होती है। ठीक है, आज जो है हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पे हम रेस्ट पे रखे हुए चार्जेस की स्टडी करेंगे, जहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी शुरुआत कहां से होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से होगी। चलो, अगला पार्ट इसका क्या है? मैग्नेटिज्म। क्या चीज? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सेकंड पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में मैग्नेटिज्म, या इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स। और थर्ड पार्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, जो कि लास्ट पार्ट होता है, जहां पे इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके एक नई थ्योरी बनती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी इसको हम नाम देते हैं। क्या चीज? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी नाम, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी नाम देते हैं। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बढ़िया शब्द, समझ आया, मजा आया। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बेसिकली जब हम लोग लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम डायनामिक्स पढ़ते हैं। कुछ उसी की तरह की यहाँ पे चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी दो ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक वन और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। इसको मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इस तरह से बाइफरकेट करने में हमें चीजें थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी होगी। हम बाद में चीजों को याद रख पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 क्या है। हमारे पास गॉस लॉ से पहले का जो भी चीजें, जो भी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी जो भी हम सीखते हैं, वो इलेक्ट्रो 1 में आ जाएगा। और गॉस लॉ के बाद की जितनी चीजें होंगी वो सारी आ जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में। क्या बात है? क्लियर है? पक्का? तो ये बात हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो साहब शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। कहां से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अपने एग्जाम को भी दिमाग में रखते हुए चलेंगे सारी चीजें। ठीक है, हम लोग IIT जैम और CUT को टारगेट कर रहे हैं, तो उस लेवल तक हम चीजें सीखेंगे। उसके आगे और उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस लेवल में हम लोग चलते हैं, क्योंकि उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें वहां पर हमें जरूरी होती है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत कहां से होती है? चार्ज से। क्या चीज? चार्ज। चलो भाई, चार्ज के बारे में हमने बहुत सुना, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज हमारे पास अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट था, हमने क्या किया, अगर इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या इस पे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूट्रल बॉडी से हमने एक चार्ज लिया, तो इस पे क्या होगा? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, हमारे पास एक एटम होता है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर में होते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या वहां पे? पॉजिटिव। एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव होगा, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां से क्या जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव। ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बट अगर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यानी क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। चलो भाई साहब, ये बात अपने को समझ आती है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, चार्ज क्या? चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की जो यूनिट होती है दैट इज कूलम। बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, इस वजह से सारी चीजें एक बार दोहराना जरूरी है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास? कूलम। अच्छा भाई,
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, क्या चीज, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात समझ आ रही है ना, ये तो बेसिक सी बातें हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ये सारी बातें हम समझते हैं। अच्छा भाई, अब बेसिक बात कि जो चार्ज है, मान लो हमारे पास ये बॉडी थी, तो मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यही बातें कर सकते हैं। तो अब ऐसा हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन एक आया, उसके बाद एक और आया, फिर आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सिंपल से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक इंटीजर फॉर्म में ही आ सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के रूप में आएगा, नहीं एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन चला रहा, फिर आधा लूला इलेक्ट्रॉन चला रहा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फॉर्म में आता है, इसको बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं हम? चार्ज क्वांटाइजेशन। नीचे लिख लेते हैं अपन, चार्ज क्वांटाइजेशन। क्या चीज? चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंटीजर की फॉर्म में आते हैं। नहीं, जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं। टोटल चार्ज को किससे दिखाते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हो। टोटल चार्ज है दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ इंटीजर, यानी एन की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एन कैन बी अ इंटीजर। एन क्या है यहाँ पर? इंटीजर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर क्यों बोला? ये निगेटिव भी हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना। तो एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान लो तो इलेक्ट्रॉन का आना मान लिया हमने कि नेगेटिव है, तो जाना क्या है? पॉजिटिव। तो इस तरह से हम यहाँ पे चार्ज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो एन कैन बी इंटीजर। तो ये हमने बेसिक सी बात करी कि अगर हमारे पास चार्जेस हैं तो क्या हो सकता है, उस पर किस तरह से चार्जेस आते हैं, क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या नेगेटिव चार्ज होता है, हमारे पास अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन होता है। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो किस तरह का फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम कूलम्स फोर्स बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी, ठीक है भाई। कूलम्स लॉ, अच्छा देखो ध्यान से, देखो क्या चीज? कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ क्या करता है, हमारे पास जब भी कोई दो चार्जेस है, मान लो एक चार्ज हमारे पास Q1 है, ये क्या है? Q1 है, और ये क्या हमारे पास? Q2 है, ठीक है। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, हमें क्या करना है? इनके बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है। तो एक सिंपल बात क्या होती है? सिंपल बात ये होती है कि मान लो अगर इनके बीच की दूरी R है, तो हम एक बात जानते हैं कि फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब भाई चार्ज जितना बड़ा फोर्स उतना ज्यादा, अब ये डिस्टेंस जितनी बड़ी फोर्स उतना कम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती नहीं, आप अगर जो R है उसको 2 गुना बढ़ाओगे, 2 गुना कर दोगे तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा। स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है F इज इक्वल टू, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, हमारे पास क्या जाता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सिंपल सी बात, ठीक है। कि कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ हमारे पास दो चार्जेस के बीच के फोर्स को दिखाता है, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को दिखाता है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय K Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r², वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो सकती है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिंपल, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, ये हमने बात करी कूलम्स लॉ की। फील करते थोड़ा सा, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगा ऑब्वियसली। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दूर भागेंगे, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना।
ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पास आएंगे फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव दोनों दूर भागेंगे, तो कुल मिला के फोर्स लगेगा और फोर्स डिपेंड करेगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे और उनके बीच की डिस्टेंस पे। ये फोर्स आ जाएगा हमारे पास। अब इस फोर्स पे बनते हैं बहुत सारे सवाल, सवालों को किस तरह से करेंगे वो आज देखते हैं, किस तरह से इस पर डिफरेंट कैटेगरी के सवाल बनते हैं, क्या क्या वैरायटी इसमें हम ट्राई कर सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाक से। आज ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, हमने लिखा कि फोर्स क्या हमारे पास के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू 1/4 जनरली हम के की टर्म्स में ही रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला आपसे, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक से सवाल से शुरुआत करें, क्या टाइम पास कराना है हम लोगों को कि मान लो ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये चार्ज है प्लस 4 कूलम, ये प्लस 2 कूलम, यहाँ पे आर की वैल्यू 4 मीटर है, बताओ फोर्स क्या होगा, क्या इसको बताने की जरूरत है क्या, सिंपल क्या हमारे पास के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो जो भी आ जाए, के की वैल्यू डालो 9 × 10⁻⁹। मैं इस तरह के टाइम पास सवाल तो बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे सवाल से बात करेंगे कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 4 × 2 है, आप इसमें क्या करो एक फोर्स, मतलब कैलकुलेशन है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात हमें करनी क्या है, एक अच्छे सवाल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोर्स की बात करी, ये हमारे पास फोर्स आया, ये हमारे पास फोर्स आया। अब सोचो ध्यान से, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। क्या हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी, डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा हमारे पास, F इज इक्वल टू, वेक्टर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, क्या इसमें हम अगर आर स्क्वायर है तो इसमें आर कैप की डायरेक्शन में होगा ये फोर्स, क्या आर कैप की डायरेक्शन में होगा फोर्स, बिल्कुल होगा, दिस इज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा के Q1 Q2 बाई आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर कैप क्या होगा हमारे पास, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, करेक्ट है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, करेक्ट है। तो हमारे पास क्या आ गया, आर मॉड का स्क्वायर इनटू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, करेक्ट है, या इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई मॉड आर का क्यूब, भाई ये स्क्वायर एक ये क्यूब हो गया, इनटू दिस वेक्टर आर, इनटू दिस वेक्टर आर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, सिंपल वेक्टर फॉर्म बन गया। अब दिखाने के लिए बना दिया सिंपल, लेकिन हम लोग जनरली सवाल कैसे करेंगे, सवाल बिल्कुल बेसिक से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ये दिया हुआ है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी वर्टिसेस पे फोर्स चार्जेस रखे हुए प्लस क्यू, यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, डाटा नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली जनरल केसेस शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज ए, क्लियर। आपसे बोला गया फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज ऑन द थर्ड चार्ज, इस फोर्स पे, सॉरी नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना। सिंपल सी बात, हम क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये वाला चार्ज पे इस पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर की तरफ, अलोंग द लाइन, चार्ज जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी, यहाँ पे अपन बात करें आर कैप की डायरेक्शन में, आर कैप का मतलब क्या है, अलोंग द आर, अलोंग द आर, तो सिंपल क्या है, अलोंग द आर अपनी डायरेक्शन खींच दी, यहाँ पर क्या होगी डायरेक्शन, क्या ये होगी, सिंपल सी बात, ए है, इसका मतलब क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये एंगल 60 तो ये वाला भी 60 और ये वाला 60 तो ये वाला भी 60, सिंपल सी बात अपने को समझ आती है। अच्छा भाई, इनके बीच का फोर्स क्या ये है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, के Q1 Q2 क्या है, क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इन दोनों के बीच क्या सेम फोर्स लगेगा, क्या, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये दोनों फोर्सेस आए। अब हमें करना क्या है, दो वेक्टर्स दिए गए, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, करना क्या, दोनों का रिजल्टेंट निकालना, दोनों का रिजल्टेंट निकालना। तो एफ नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इन दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सिंपल यही करते हैं। तो इसका स्क्वायर यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 2ab, दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस करोगे तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60, कॉस 60, करेक्ट है। कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/√2, सॉरी 1/2,
तो क्या जाएगा 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, के स्क्वायर बाई इसका ये होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, 3 टर्म है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा √3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही आंसर है। तो वेक्टर्स का हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, तो वेक्टर्स को सॉल्व करना बहुत हमें आना चाहिए अच्छे तरीके से। हमें याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट क्या आता है इनके बीच का, मान लो ये रिजल्टेंट आ रहा है आर, तो ये क्या आएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको वेक्टर सॉल्व करने में कोई दिक्कत है तो यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई, मतलब वेक्टर्स की सेपरेट क्लास है वेक्टर्स की, तो यूट्यूब पे जाकर के उसकी वेक्टर्स की मेरी क्लास देख लो, ठीक है, बहुत आराम से चीजें समझ जाएंगी, ठीक है। तो ये बात हमने करी फोर्स पे कि फोर्स हम बेसिकली किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, आई होप यहां तक की बात हमें समझ आ गई। चलो अब क्या करते हैं, हमने बात क्या करी कि हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस दिए हुए थे, इस पे हम फोर्स किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से हम सिंपल सी फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वेक्टोरियली उनको हम ऐड कर दे रहे हैं। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, मान लो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, क्या दिया हो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या समझते हैं इसको, क्या चीज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो ध्यान से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मान लो हमारे पास एक लाइन है, एक रॉड है, सिंपल, हमने इस पे क्यू चार्ज डाल दिया और उसकी लेंथ क्या थी, एल। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो सारा का सारा चार्ज क्यू इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात मानते हो इसको? अच्छा, जब सारा का सारा चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसकी यूनिट लेंथ में देखेंगे तो हमें जो चार्ज मिलेगा अगली यूनिट लेंथ में भी सेम चार्ज मिलेगा, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज है Q, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन द लेंथ L. दिस Q by L is called lambda. Lambda is what? Linear charge. जैसे डेंसिटी क्या होती है, टोटल दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी अपॉन टोटल द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। टोटल क्वांटिटी किसकी, चार्ज Q, टोटल डायमेंशन क्या है L, तो Q by L क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, चार्ज डेंसिटी, और इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंपल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारे पास एक रॉड है, सॉरी एक प्लेन है इस तरह से, ठीक, मान लो इसका एरिया ए है, और उसने चार्ज डाल दिया Q, तो इसमें क्या है, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और उसको किस तरह से लिखेंगे, Q बाई, सिंपल, Q बाई। चलो ये बात अपने को समझ आती है। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक वॉल्यूम था, हमारे पास क्या था, वॉल्यूम था, ठीक है, इसको लिख लेना यहाँ पे, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मान लो हमारे पास वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम V और इस पर चार्ज डाल दिया Q, हमने चार्ज डाल दिया Q, ठीक। तो इस पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस पे क्या बनेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड दैट विल बी डिफाइंड एज लाइक दिस, रो इज इक्वल टू Q बाई V। दिस इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या सिंपल हमारे पास कि अगर हम एक वॉल्यूम में Q चार्ज डाल रहे हैं तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में हमें क्या चार्ज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंपल। एक सिंपल सा सवाल करते हैं इस पे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक सवाल करते हैं। क्या सवाल है, मान लो हमारे पास एक रॉड दी हुई है, क्या दी हुई है, एक रॉड इस तरह से, ये एक रॉड है, 2D में नहीं समझना इसको, 1D में है ये, ठीक है, एक रॉड है, क्लियर। इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास L, ठीक, और इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। इसमें क्या है, चार्ज डेंसिटी। अब जब भी हमें एक 1D टाइप दिया होगा तो उसमें लैम्डा डिफाइन करेंगे, जब भी हमें 2D दिया होगा तो उसमें सिग्मा डिफाइन करेंगे, है ना, इस तरह से काम करेंगे। तो हमारे पास रॉड थी, इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। अच्छा, हमने आपसे बोला कि इससे a दूरी पर, कितनी, a दूरी पर एक पॉइंट है, इस पर चार्ज रखा हुआ है प्लस का कैपिटल Q, क्या रखा हुआ, प्लस का कैपिटल Q। आपसे बोला गया कि बताओ, अच्छा एक बात तो क्लियर है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये रॉड जो होगी इस पर फोर्स लगाएगी तो ये उस तरफ भागेगा, यानी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, क्या ये जो रॉड है, क्या ये जो रॉड है इसको मान सकते हैं कि इसका हर एक टुकड़ा जो है, इसको मान लो हमने 100 टुकड़े में तोड़ा, इसका हर एक टुकड़ा जो होगा वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, और उन सारे टुकड़ों की वजह से लगने वाले फोर्सेस को हम जोड़ सकते हैं।
बात समझ आ रही है? क्या उन सारे टुकड़ों की वजह से लगने वाले फोर्सेस को हम जोड़ के टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? लेकिन क्या ये एक्यूरेट मेथड होगा? नहीं। क्यों? देखो ध्यान से, मान लो हमने एक टुकड़ा ये लिया, अगर हमने एक टुकड़ा ये लिया तो इसका इस पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस अलग होगी, लेकिन इस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस जो होगी वो अलग होगी, यानी इसके भी हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर चार्ज से वो डिफरेंट होगी। तो बात समझ आ रही है? हमें क्या करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मैथमेटिक्स का सहारा लिया। मैथमेटिक्स का क्या सहारा लिया हमने? यहाँ पर इंटीग्रेशन किया। क्या किया हमने? एक्स पे जाकर के, कहां पर? एक्स पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, छोटा सा एलिमेंट लिया dx। इस छोटे से एलिमेंट dx पे एक छोटा सा चार्ज हम लिखेंगे dq, एक छोटा सा चार्ज dq में क्या लिखेंगे? dq इज इक्वल टू, q क्या होता है? लैम्डा इंटू दैट पर्टिकुलर लेंथ, तो लैम्डा इंटू dx, लेंथ क्या है इसकी? dx। तो ये छोटा सा चार्ज, this छोटा सा चार्ज is applying force on this positive x direction on the छोटा सा this plus q चार्ज। तो ध्यान सोचो, क्या ऐसे ही सारे छोटे से जो एलिमेंट होंगे, छोटे से जो चार्जेस होंगे, all the छोटा सा चार्जेस applying force on the positive charge q on the positive x direction। नहीं आया? एक जो हमने एलिमेंट लिया, किस इस तरह से सैकड़ों हजारों लाखों एलिमेंट हो सकते हैं, क्या वो लाखों एलिमेंट इस चार्ज क्यू पे इस सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे? तो यानी अगर हमने इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट किया तो उस सारे फोर्सेस को हम समेशन कर देंगे। समेशन करने का तरीका क्या होता है एलिमेंट के लिए? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इसकी वजह से छोटा सा फोर्स यहाँ पर जो आएगा, छोटा सा फोर्स df, क्या मान लिया? छोटा सा फोर्स df इज इक्वल टू k q दिस चार्ज क्यू ना इंटू छोटा सा चार्ज dq, इनके बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर। करेक्ट है? हमें क्या करना है? टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि सारे फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो सेम है, अर्थात यहां से लेके यहां तक हम सारे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। कैसे? ध्यान देखो, x की लिमिट कहां से कहां तक? क्या हम x जो है, यानी जो जो dx है, जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, क्या वो रॉड के बाहर हम ले सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? जो एलिमेंट लेना है वो हमें रॉड के अंदर ही लेना है, अर्थात हम एलिमेंट की जो लंबाई है कहां शुरू करेंगे? यहां से, खत्म कहां पर करेंगे? यहाँ पर। तो यानी x की किस वैल्यू के लिए हम रॉड पर यहाँ होंगे? तो x की a वैल्यू के लिए हम यहाँ पर होंगे। यानी x अगर हम a पर आएंगे, x इज इक्वल टू a पर रॉड शुरू होती है और x इज इक्वल टू a प्लस l पर रॉड खत्म होती है। x इज इक्वल टू a पे रॉड शुरू होती है और a प्लस l पे रॉड खत्म होती है। क्या करना है इसका? इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगा यहाँ से? q की वैल्यू रख दो, लैम्डा dx। क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू df का इंटीग्रेशन टोटल f हो गया। क्या आ गया यहाँ से? k q लैम्डा इंटू 1/x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगा? माइनस 1/x, लिमिट्स फ्रॉम a टू a प्लस l। करेक्ट है? माइनस साइन है तो आप लोअर लिमिट पहले लगा दो। क्या आ जाएगा? k q लैम्डा, क्यों? क्योंकि माइनस साइन है, अब उसको बैलेंस कर लेगा, तो 1/a माइनस 1/a प्लस l। करेक्ट है? क्या आ गया यहाँ से? सॉल्व करो वरना छोड़ दो, यहीं पे यही आंसर है। ठीक है, आंसर। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले जो सवाल था उसमें बात करी थी कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे फोर्सेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हमने बात करी कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम किस तरह से सवालों को करेंगे। आई होप बात क्लियर है यहां तक? पक्का? चलें आगे, चलो उतारो इसको। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? अभी तक हमने क्या देखा कि फोर्सेस हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्क्रीट सिस्टम हो या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या है। कि हमारे पास कुछ चार्जेस रखे हुए, ठीक है, मान लो इस तरह से, क्या चीज? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये। ठीक, ये हमारे पास प्लस का 4q और ये हमारे पास प्लस का q। ठीक, इनके बीच की दूरी जो है दैट इज a। इनके बीच की दूरी क्या है? a। और आपसे बोला गया कि बताओ हमको एक तीसरा चार्ज कहां पर रखें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो हो वो 0 हो और उस चार्ज की वैल्यू क्या हो। ठीक है, मान लो इसको q माना, q का मैग्नीट्यूड और चार्ज, उसका मतलब बेसिकली उसका साइन क्या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कहां पर रखें कि जो नेट चार्ज हो वो 0 आ जाए, सॉरी नेट फोर्स ऑन द चार्ज जो है वो 0 आ जाए। तो हमने क्या सोचा कि अगर मान लो इधर कहीं चार्ज रखते हैं, ठीक, ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और ये वाला भी इस पे इधर की तरफ लगेगा, चार्ज भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। हमें इक्विलिब्रियम पे रखना है, हमें इनके आसपास कोई एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढनी है। मान लो हमने क्या किया, इसके इधर रखा, ठीक,
तो ये वाला भी इस पे इधर की तरफ लगाएगा और ये वाला भी इस पे इधर की तरफ लगाएगा, फिर भी चार्ज भाग जाएगा। इसका मतलब एक बात तुम्हें समझ आती है कि अगर हम बीच में कोई एक चार्ज रखते हैं, मान लो हमने एक प्लस क्यू चार्ज बीच में कहीं रख दिया, प्लस क्यू छोटा सा क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ कहीं रखा, तो ये वाला जो है इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला जो है इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अब निकालते कैसे, देखो ध्यान से इसको। हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, मान लिया यहाँ से x दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर वो पॉइंट है जहां पर हम कोई अगर चार्ज रखते हैं, मान लो हमने वो q चार्ज रख दिया, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा, यानी इसकी वजह से इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स जो होंगे बैलेंस होंगे। ठीक है, बैलेंस करा दो, तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा होगा, ये डिस्टेंस x है, क्या आ जाएगा k 4q बाई एक्स स्क्वायर, ये इसकी वजह से फोर्स लग रहा है इधर, मान लो इसको हमने F1 बोल दिया, और इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर F2 बोल दिया, इनकी वजह से फोर्स क्या है k q इंटू छोटा q बाई इनके बीच की डिस्टेंस, ये क्या है, टोटल a थी, ये x है, तो ये क्या बची a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट है, क्या गया यहाँ से k q x कैंसिल, क्या बचा यहाँ से, हमारे पास बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या बचा 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, क्या आ जाएगा 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स। सही है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, यानी 3x इज इक्वल टू 2a, यानी x इज इक्वल टू 2a बाई 3, 2a बाई 3, यानी इस चार्ज से यहाँ पर यानी 2a बाई 3 डिस्टेंस पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा इस पॉइंट पे, जो F नेट होगा, F नेट जो होगा दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। अब चाहिए चार्ज क्या होगा, कितना चार्ज हम यहाँ पर रखें कि F नेट जीरो होगा, तो सिंपल सी बात, आप यहाँ अगर 5 कूलम रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 कूलम रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्यू और ये क्यू आपस में बैलेंस कर लेगा, मतलब इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स, अगर आप मान लो 5 की जगह 10 कर दिया, तो इधर भी तो 5 एक्स्ट्रा बढ़ा और इधर भी तो 5 एक्स्ट्रा बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन जो है, साइन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करता और ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करता, तब भी फोर्सेस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, बस उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट हो जाती है। बात समझ रहे हो, मतलब आप अगर सोचो कि इधर की वजह से हम इधर F लगाएं और उधर की वजह से हम इधर F लगाएं, या इधर की वजह से हम इधर ही F लगाएं, ठीक है, और इधर की वजह से हम इधर ही भी F लगाएं, तो बात क्या होगी, दोनों केसेस सेम ही ना। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन मैटर नहीं करता है, मैग्नीट्यूड और साइन मैटर नहीं करता है। हमें कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ लेनी है, हमें यहाँ पर जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी वहां पर हम कोई भी चार्ज रखे तो वो जो उस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या कोई कंफ्यूजन है, ये तो बात हमने करी सेम चार्जेस हो, मतलब सेम चार्जेस का मतलब सेम साइन के चार्जेस है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, सिंपल। हमने कहा रख दिया, बीच में कोई चार्ज रखा, जाहिर सी बात है उसको जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। अच्छा भाई ठीक, देखो अगली बात, हमने क्या किया कि अब अपोजिट चार्जेस ले लिए। अब क्या लिए, अपोजिट चार्जेस लिए, मतलब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहां पे लिया +4q और यहां पे लिया माइनस का q, और दूरी क्या दोनों के बीच की a, दूरी क्या दोनों के बीच की a। अब हमसे पूछा गया कि बताओ कहां पर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जहां पर हम कोई चार्ज रखे जिस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। ठीक, मान लो हमने यहां कोई चार्ज रखा, तो ध्यान सोचो ये +4q क्या होगा, इसको इधर की तरफ धक्का देगा, और ये +q क्या होगा, सॉरी -q क्या होगा, इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता है। इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला जो होगा इसको धक्का देगा और ये वाला जो होगा इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। लेकिन ध्यान से सोचो, ये 4q वाला जो है इसको बहुत बड़ा फोर्स लगाएगा, 4q जो है इस पर बहुत बड़ा फोर्स लगाएगा, और q जो है इससे ज़्यादा दूर है तो इस पर बहुत छोटा सा फोर्स लगाएगा। यानी ये फोर्सेस जो होंगे करीब बराबर आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 4q का चार्ज जो पास में है और -q का दूर है, तो वो फोर्सेस कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इधर साइड रखो। यहाँ पर अगर हमने चार्ज रखा तो -q उसको अट्रैक्ट करेगा, मान लो हमने +q चार्ज रखा है, प्लस बड़ा q चार्ज रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो -q उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन 4q उसको रिपल करेगा, लेकिन 4q दूर भी तो है, तो हो सकता है यहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए। बात क्लियर है। तो तरीका क्या है, हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिला कि अगर चार्जेस अपोजिट हों, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो मिडल में कभी नहीं आएगी, उनके बीच में कभी नहीं आएगी, वो हमेशा
असाइड आएगी, मतलब एक या तो इधर आ सकती है या तो इधर आएगी। अब आएगी किधर, इधर छोटा वाला चार्ज, छोटे वाले चार्ज की तरफ हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। अर्थात करने का तरीका, यहाँ से मान लिया ये x दूरी पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ध्यान देखो 4q की वजह से यहाँ पे चार्ज फोर्स कितना लगेगा, K4Q कैपिटल Q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट है, इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का फोर्स K छोटा q बड़ा Q बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट। K छोटा q बड़ा Q से K छोटा q बड़ा Q कट गया, यहाँ बचा 4 अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इनका स्क्वायर रूट कर दोगे तो 2 अपॉन a प्लस एक्स, 2 अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू a प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू a प्लस एक्स, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया a। यानी यहाँ से जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी पर हम माइनस चार्ज अगर रखेंगे तो वो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमारे पास वो हमारे पास इक्वल होंगे। क्लियर है ना। अब अच्छा ध्यान सोचो, यहाँ पे हमने चार्ज क्या रखा था, पॉजिटिव चार्ज रखा था, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था, यहाँ पे हमने चार्ज क्या रखा था, पॉजिटिव। लेकिन सोचो क्या इसका जो साइन अगर हम चेंज करेंगे, क्या इसका हम साइन अगर चेंज करेंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा। अगर हम माइनस क्यू रख देते हैं, क्या रखते हैं, माइनस क्यू, तो ये वाला माइनस क्यू जो है इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होता, और ये वाला प्लस क्यू ये वाला माइनस क्यू इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होता, और ये वाला प्लस क्यू जो है इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होता, तब भी 4q की डिस्टेंस होती ज्यादा तो ये फोर्स होता कम, और q की डिस्टेंस होती ज्यादा तो ये फोर्स होता थोड़ा सा उसी कंपैरेटिव ज्यादा हो सकता था। तो लेकिन यहाँ पर भी ये जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में आ सकते थे, अर्थात पॉजिटिव हो या नेगेटिव इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात हुई इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की, कि हमारे पास अगर सेम चार्जेस सेम पोलरिटी की हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो हमेशा बीच में आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो, दोनों अपोजिट चार्जेस हो, तो हमेशा साइड में आएगी पोजीशन, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है। किधर होगी, जो छोटा वाला चार्ज होगा, जिधर छोटा वाला चार्ज होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए लो, क्या, अगर हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक, ये हमारे पास रखा हुआ प्लस 2q, ये हमारे पास रखा हुआ माइनस 2q, ठीक। अब बताओ क्या इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ पर आ सकती है, एक बार ट्राई करना है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो a है, ट्राई करना है इसको, एक बार घर में जाके कभी ट्राई करना, क्या आ सकती है इनके बीच की इक्विलिब्रियम पोजीशन, बीच में कहाँ पर आएगी, बस सोचना, ठीक है, मजा आएगा। चलो, आई होप ये बात क्लियर है, इसको उतारो। तो आई होप आज की चर्चा आपको क्लियर हो गई होगी। आज पहली क्लास थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो आज हमने थोड़ा सा इस क्लास को छोटा रखा है ताकि चीज़ें जो हैं आपकी मोशन में आ जाए, एक बार चीज़ें रफ्तार में पकड़ लेंगे आप तो बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इक्विलिब्रियम चार्जेस पे और सारे सवाल करेंगे, धीरे धीरे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।